दोस्तों, जरा आंखें बंद करके सोचिए। गर्मी से तपती दोपहर, हवा में धूल और पसीने की गंध घुली हुई, और एक थाने का दरवाजा जिसके बाहर एक औरत सादे सलवार कुर्ती में, चेहरे पर थकान और आंखों में कुछ कहने की हिम्मत लिए खड़ी है। देखने में वो बस एक साधारण गांव की औरत लगती है। दुपट्टा सिर पर, पैरों में चप्पल, हाथ में एक पुराना थैला। वो धीरे धीरे अंदर कदम रखती है और थानेदार के सामने जाकर कहती है, साहब, हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है, मेरी रिपोर्ट लिख दीजिए। लेकिन थानेदार उसकी बात सुनते ही हंस पड़ता है। वो हंसी जिसमें मजाक से ज्यादा तिरस्कार भरा है। पास खड़े सिपाही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कोई कहता है, अरे देखो, अब ये गांव की औरत भी रिपोर्ट लिखवाएगी। बात यहीं खत्म नहीं होती। थानेदार कुर्सी से उठकर उसकी ओर बढ़ता है, ऊंची आवाज में कहता है, निकालो इसे यहां से, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं, और सबके सामने धक्के देकर दरवाजे की ओर धकेल देता है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस औरत को उन्होंने अपमानित किया है वो कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि पूरे जिले की आईपीएस अधिकारी है, जो अपने जिले की हकीकत जानने के लिए वर्दी उतारकर आम औरत का रूप लेकर आई थी। उस पल जो चुपचाप आंखों में आग जलाकर वो थाने से बाहर निकलीं, उसके बाद जो हुआ उसने न सिर्फ उस थाने की दीवारें हिलाईं, बल्कि पूरे रामपुर के सड़े गले सिस्टम की जड़ें उखाड़ कर रख दीं। और ये कहानी उसी तूफान की है जिसकी शुरुआत एक अपमान से हुई और अंत इंसाफ की गूंज के साथ। रामपुर जिला। नाम सुनते ही आंखों के सामने मिट्टी की खुशबू, दूर दूर तक फैले खेत, पगडंडियों पर बैलगाड़ी की चरमराहट और शाम होते ही ढोलक हारमोनियम की आवाज गूंजने लगती थी। पर इस मिट्टी के भीतर एक और गंध भी छिपी थी, सड़ांध की, जो ईमान बेचने वालों और ताकत के नशे में चूर लोगों से उठती थी। ये गंध इतनी गहरी थी कि जिसने भी यहां न्याय की राह पकड़ी, या तो टूट गया या चुप हो गया। ऐसे जिले में नई नई पोस्टिंग पाई थी एसपी आरती सिंह ने। उम्र 30-32 के बीच, कद लंबा, चाल में आत्मविश्वास और आंखों में एक चमक जो यह बताती थी कि यह औरत किसी से डरने वाली नहीं है। अपने कैरियर में उन्होंने कई जिलों में काम किया था, लेकिन रामपुर जैसा जिला पहली बार मिला था। उनके लिए यह पोस्टिंग सिर्फ सरकारी आदेश नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी, एक वादा खुद से कि यहां रहकर वह फर्क पैदा करेंगी। उस दिन उमस भरी दोपहर थी। आसमान में बादल ऐसे थे जैसे बरसने की सोच रहे हों, पर रुक गए हों। हवा में नमी तो थी, पर राहत नहीं। ऑफिस के बड़े दरवाजे से बाहर देखते हुए आरती फाइलों में आंखें गड़ाए बैठी थीं कि अचानक गेट पर एक हलचल हुई। दो औरतें थके कदमों से जैसे अपनी आखिरी ताकत जुटाकर आगे बढ़ रही हों। पहली औरत थी करीब 55-60 की, दुबली पतली, कंधे झुके हुए, आंखों के कोनों पर झुर्रियां, माथे पर पसीने की बूंदें और होठों पर पपड़ी जमी हुई। ये थी शांति देवी। उसके कपड़े मैले, किनारों से फटे हुए, पांव में पुराने टूटे फूटे चप्पल जो शायद कई बार सिल चुके थे। साथ में थी उसकी जवान बेटी राधा, 20-22 की उम्र, पर आंखों में डर और चेहरे पर चिंता इतनी गहरी कि लगता था जैसे बचपन ही छिन गया हो। गेट पर खड़ा संतरी, जो हर आने जाने वाले को तौलती नजरों से देखता था, उन्हें देखते ही अपनी राइफल का बट जमीन पर टिकाकर बोला, कहां जाना है? आवाज में ठंडापन नहीं, बल्कि झुंझलाहट थी। शांति देवी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, हमें एसपी साहिबा से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। संतरी ने तिरछी नजर डाली। एसपी साहिबा बहुत व्यस्त हैं, कोई भी ऐसे ही अंदर नहीं जा सकता। उसने ऐसे कहा जैसे यह दोनों औरतें उसकी दुनिया की सबसे बेकार परेशानियां हों। अंदर अपने केबिन में बैठी आरती खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थीं। उनकी नजर जैसे ही इन दोनों पर पड़ी, कुछ अजीब सा महसूस हुआ। शायद राधा के चेहरे का डर और शांति देवी की थकी चाल ने उन्हें अपने अतीत की याद दिला दी। उन्होंने तुरंत इंटरकॉम पर पीए को बुलाया, गेट पर जो 2 महिलाएं हैं उन्हें अभी अंदर लाओ। कुछ ही मिनटों में दरवाजा खुला और दोनों महिलाएं अंदर आईं। ऐसी की ठंडी हवा जैसे उनके लिए अजनबी थी, क्योंकि उनके चेहरे पर अभी भी बाहर की उमस और थकान साफ झलक रही थी। आरती ने उन्हें बैठने का इशारा किया। बैठिए, पानी पीजिए।
राधा ने गिलास पकड़ा तो हाथ इतने कांप रहे थे कि आधा पानी गिर पड़ा। आरती ने उसे संभाला और बोली, घबराइए मत, बताइए क्या हुआ। शांति देवी ने नजरें झुका लीं, जैसे बोलना उनके लिए भारी हो। कुछ देर चुप रहीं, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैडम, हम मथुरा का पुरवा गांव के रहने वाले हैं। वहां का जमींदार गजराज सिंह बहुत जालिम है। हमारी 2 बीघा जमीन पर उसकी नजर है। कहता है कि कागज मेरे नाम कर दो, नहीं तो राधा को उठा ले जाऊंगा। राधा का चेहरा जैसे पत्थर हो गया, लेकिन आंखों में आंसू भर आए। आरती ने गहरी सांस ली। आपने थाने में शिकायत क्यों नहीं की? शांति देवी ने होंठ भींच लिए, फिर बोली, गई थी मैडम, लेकिन थानेदार भीम सिंह ने हमें ही गालियां दीं। कहा कि गजराज गांव का सम्मानित आदमी है और हम झूठ बोल रही हैं। हमें बाहर धक्का दे दिया। आरती की आंखों में एक पल को अतीत चमका। बचपन का वह दिन जब उन्होंने अपने पिता को भी एक भ्रष्ट पुलिस वाले के सामने बेबस खड़े देखा था। उस वक्त वह कुछ नहीं कर पाई थीं, लेकिन आज वह किसी और के साथ यह होने नहीं देंगी। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। बाहर पेड़ों की पत्तियां हवा से सरसराईं, लेकिन अंदर का माहौल भारी था। आरती ने दोनों औरतों को देखा और बोली, शांति देवी, अगर आप तैयार हैं तो हम गजराज का असली चेहरा सबके सामने लाएंगे। राधा ने डरते डरते पूछा, कैसे मैडम? आरती की आंखों में चमक आ गई। मैं आपकी बेटी बनकर चलूंगी, वर्दी में नहीं, सादी वर्दी में। मैं देखना चाहती हूं कि आम औरत के साथ इस थाने में कैसा बर्ताव होता है। शांति देवी और राधा एक दूसरे को देखने लगीं। उनके चेहरों पर डर भी था और हैरानी भी, लेकिन आरती के चेहरे की दृढ़ता ने उन्हें भरोसा दे दिया। कमरे में घड़ी की टिक टिक के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, पर उस खामोशी के भीतर एक फैसला जन्म ले चुका था। ऐसा फैसला जो रामपुर के सड़े गले सिस्टम को जड़ से हिला देगा। अगले ही दिन सुबह आसमान में हल्की धुंध थी और गांव की पगडंडियों से गुजरती ठंडी हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। पर आरती के मन में रात से ही एक बेचैनी थी। उन्होंने तय कर लिया था कि आज वह वर्दी में नहीं जाएंगी, बल्कि शांति देवी की बेटी बनकर उसी के साथ थाने जाएंगी। उनका मकसद साफ था, अपने आंखों से देखना कि एक आम औरत के साथ पुलिस थाने में कैसा बर्ताव करती है। आरती ने अपने सरकारी आवास में अलमारी खोली। उसमें वर्दी के बीच लटक रही थी कुछ पुराने साधारण सलवार सूट। उन्होंने एक हल्के रंग का सलवार सूट चुना, जिसमें कोई चमक दमक नहीं थी। गले में सादा दुपट्टा डाला, चेहरे पर मेकअप का नामो निशान नहीं, और पैरों में साधारण चप्पल पहन ली। शीशे में खुद को देखकर वह मुस्कुराईं। अब वह एसपी आरती सिंह नहीं, बल्कि एक गांव की साधारण लड़की लग रही थीं। शांति देवी और राधा उनके घर आ चुकी थीं। राधा ने उन्हें देखा तो थोड़ी देर तक पहचान ही नहीं पाई, फिर बोली, मैडम, आप तो बिल्कुल हमारी तरह। आरती ने हल्के से हंसकर कहा, आज मैं आपकी बेटी हूं और आप मेरी मां। उन्होंने सरकारी गाड़ी लेने से साफ मना किया। इसके बजाय उन्होंने रामफल को कहा कि वह अपनी पुरानी बिना सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी ले आए। रामफल वफादार था, जानता था कि यह मिशन कितना जरूरी है। गाड़ी में बैठते समय आरती ने एक बार फिर राधा और शांति देवी को समझाया, थाने में जो भी हो, आप वैसे ही पेश आना जैसे पहली बार आई थीं। मैं बीच में सिर्फ तब बोलूंगी जब जरूरी होगा। रामपुर थाने का रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन रास्ते भर गांव के नजारे आरती को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे थे। छोटे छोटे घर, बाहर खड़े बच्चे, कुएं से पानी भरती महिलाएं, सड़क किनारे बैठे बुजुर्ग, इन सब की आंखों में उम्मीद और डर का अजीब सा मिश्रण था। वह जानती थीं कि यह डर उसी व्यवस्था ने पैदा किया है जिसे वह तोड़ना चाहती है। थाने का मुख्य गेट दिखते ही राधा की सांसें तेज हो गईं। शांति देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। गेट के पास खड़ा सिपाही ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, क्या काम है? शांति देवी ने कहा, थानेदार साहब से मिलना है, शिकायत करनी है। सिपाही ने आंखें घुमाईं। थानेदार बहुत व्यस्त हैं, बैठकर इंतजार करो। उन्होंने एक टूटी हुई बेंच की ओर इशारा किया, जिस पर पहले से ही 2-3 लोग बैठे थे। आरती ने चारों ओर नजर दौड़ाई। थाने का आंगन धूल से भरा था, कोने में पुराने टायर और टूटी कुर्सियां पड़ी थीं।
एक तरफ कुछ पुलिस वाले हंसते हुए गपशप कर रहे थे और दूसरी तरफ एक आदमी जमीन पर बैठा हाथ में कागज लिए बार बार किसी से मिलने की गुहार कर रहा था, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। करीब 15 मिनट बाद एक मुंशी आया और ऊंची आवाज में बोला, कौन आया है शिकायत लेकर? शांति देवी ने हाथ उठाया। हम हैं, मुंशी ने फाइल पलटते हुए कहा। क्या शिकायत है? शांति देवी ने घबराते हुए कहा, गांव का जमींदार हमारी जमीन हड़पना चाहता है, धमकाता है। मुंशी ने बीच में ही काट दिया। नाम क्या है? गजराज सिंह। मुंशी का चेहरा बदल गया। उसने हंसते हुए कहा, अरे, गजराज तो हमारे थाने का खास आदमी है। उसकी शिकायत करने आई हो? जाओ, घर जाओ, बेकार में अपना समय मत बर्बाद करो। आरती ने भीतर ही भीतर गुस्सा पी लिया, लेकिन चुप रहीं। उन्होंने देखा कि मुंशी ने बाकायदा हाथ के इशारे से उन्हें बाहर जाने को कहा। इतने में थाने के अंदर से एक भारी कदमों की आहट आई। दरवाजे से थानेदार भीम सिंह बाहर आया। लंबा चौड़ा कद, पेट निकला हुआ, आंखों में अहंकार और होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान। उसने मुंशी से पूछा, क्या है ये शोर? मुंशी ने इशारा किया। साहब, ये औरतें गजराज की शिकायत लेकर आई हैं। भीम सिंह ने सिर से पांव तक आरती को घूरा, फिर बोला, तुम्हें पता है गजराज कौन है? उसकी शिकायत करने से पहले 100 बार सोचो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। शांति देवी ने हिम्मत जुटाकर कहा, साहब, हमें बस अपनी जमीन बचानी है। भीम सिंह की आवाज कठोर हो गई, निकालो इनको यहां से। जब सिपाही ने उनका हाथ पकड़कर धक्का देने की कोशिश की, तभी आरती का धैर्य टूट गया। उन्होंने अपने दुपट्टे के भीतर से अपना एसपी का आईडी कार्ड निकाला और भीम सिंह के सामने रख दिया। पल भर में थाने का माहौल बदल गया। जो सिपाही अभी उन्हें धक्का दे रहे थे, वही अब स्तब्ध खड़े थे। भीम सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। आरती ने ठंडी पर स्पष्ट आवाज में कहा, अब बोलो, गजराज का इतना बड़ा आदमी कौन है और क्यों आम औरत की शिकायत दर्ज नहीं की जाती? थाने में सन्नाटा छा गया। बाकी पुलिस वाले इधर उधर देखने लगे, जैसे अचानक जमीन के नीचे से आग निकल आई हो। आरती ने तुरंत आदेश दिया, भीम सिंह, तुम अभी सस्पेंड हो। बाकी पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया जाए और शांति देवी की एफआईआर अभी दर्ज होगी, जिसमें गजराज और तुम्हारे खिलाफ भी गंभीर धाराएं लगेंगी। वायरलेस पर आदेश गया और कुछ ही घंटों में गजराज को गिरफ्तार कर लिया गया। शाम तक शांति देवी के घर पुलिस सुरक्षा भी लगा दी गई, लेकिन आरती को अंदाजा नहीं था कि इस कदम से उन्होंने रामपुर के असली खलनायक को जगा दिया था। वो था विधायक बलवंत राय, जिसके लिए गजराज और भीम सिंह जैसे लोग सिर्फ मोहरे थे। रात ढल चुकी थी, मगर रामपुर की हवा में बेचैनी जाग रही थी। थाने के बाहर दिन भर जो तमाशा हुआ था, उसकी खबर पान की दुकानों से लेकर चौपालों तक, खेतों की मेढ़ों से लेकर कस्बे के चौराहों तक सब जगह फैल चुकी थी। लोग फुसफुसाकर कह रहे थे, आज पहली बार किसी ने गजराज को खुलेआम पकड़ा है। आज पहली बार थानेदार को सबके सामने झुका दिया गया है। कुछ चेहरों पर उम्मीद थी तो कुछ चेहरों पर डर, क्योंकि रामपुर में हर उम्मीद के साथ कोई न कोई धमकी भी जन्म लेती थी। उधर शहर के बीचों बीच बने एक पुराने ऊंची दीवारों वाले हवेली नुमा बंगले में देर रात रोशनी जल रही थी। यह बंगला था विधायक बलवंत राय का, एक ऐसा आदमी जिसकी मुस्कान में मिठास थी, मगर आंखों में धुंधला जहर। वह बैठा था एक भारी भरकम कुर्सी पर। दीवारों पर लगी तस्वीरों की छाया उसके चेहरे पर गिरती और हटती, जैसे कोई परछाई उसके भीतर झांक रही हो। सामने मेज पर रखे फोन एक के बाद एक बज रहे थे। किसी थाने के दरोगा का फोन, किसी दलाल का, किसी ठेकेदार का, किसी पत्रकार का और एक आध फोन राजधानी तक से। बलवंत राय ने धीरे से सिगरेट सुलगाई, धुएं की एक लंबी लकीर खींची और मुस्कुराया। वह मुस्कुराहट जो किसी सफेद कागज पर काले दाग की तरह चिपक जाती है। उसने अपने खास लोगों को बुलाया। ब्लैक कमीज वाला गुर्गा मंगला, पुलिस की वर्दी में सस्पेंड होकर भी रोब दिखाने वाला भीम सिंह और अस्पताल का चुपचाप बिकने वाला डॉक्टर वर्मा। कमरे में आने वाली हर आहट जैसे दीवारों से टकराकर साजिश बन रही थी। आज इस लड़की ने खेल बिगाड़ दिया, बलवंत ने धीमी आवाज में कहा। पर खेल खत्म उसने नहीं, मैं करूंगा। मेज पर उंगली से उसने 3 ठक ठक की, हर थक किसी योजना का इशारा। पहला ठक, भीम,
तुम्हें अस्पताल में भर्ती होना है, अभी। भीम सिंह, जो दिन में दहाड़ता था और रात में मालिकों के सामने पिघल जाता था, तुरंत सिर हिलाने लगा। जी साहब। पर क्या दिखाना है? दूसरा थक। डॉक्टर वर्मा, रिपोर्ट बनाओ। सर में चोट, पसलियों में दरार, और लिखना कि एसएपी ने धक्का देकर गिराया। जितनी भाषा का जोर लगाना पड़े लगाना। मेरे लोग मीडिया तक पहुंचा देंगे। डॉक्टर वर्मा ने गले में फंसी आवाज को साफ किया। समझ गया साहब। सुबह तक रिपोर्ट तैयार। तस्वीरें भी खिंचवा लेंगे, पट्टियां सलाइयां सब लगा देंगे। तीसरा थक। मंगला, शांति देवी और राधा को घेरना नहीं है। उन्हें डराने की जरूरत नहीं। हमें कागज चाहिए, हलफनामा। लिखवाओ कि उन्हें पैसे देकर बयान दिलवाए गए। 2-3 ऐसे भी ला दो जो कहें एसपी ने थाने में गाली दी, धक्का दिया, हड़काया। इस शहर में ऐसे गवाह मिलते देर लगती है क्या? कमरे में ठंडी हवा चली, पर उस हवा में साजिश की बदबू घुली हुई थी। बलवंत ने सिगरेट बुझाई और दूसरी जलाई, जैसे एक झूठ के बाद दूसरा झूठ सुलगाया जा रहा हो। रात के 2 बजे भीम सिंह स्ट्रेचर पर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर दिया गया। कैमरा लिए 2 लोग, जो खुद को पत्रकार बताते थे, दरवाजे पर खड़े हो गए। फ्लैश, क्लोजअप, कराहती आवाजों के वीडियो, पट्टियों से ढके माथे के साथ भीम की बनावटी सिसकियां। डॉक्टर वर्मा की आंखों में गिनती का हिसाब साफ दिख रहा था। रिपोर्ट के हर वाक्य का अलग दाम, एक्सरे की हर शीट का अलग दाम। सुबह हुई तो शहर ने अखबारों में सुर्खियां पढ़ीं। एसपी की गुंडागर्दी, थानेदार पर वजनदार हाथ, जनता की चुनी हुई सरकार में अफसरशाही का कहर। यह सब सुर्खियां उन्हीं हाथों से निकली थीं जिनके कंधे पर बलवंत की पकड़ थी। चौपालों में चाय की केतली उबल रही थी और साथ ही उबल रही थी अफवाहें। सुना है एसपी ने भीम को थप्पड़ मारा, सुना है थाने में सबके सामने धक्का दिया, सुना है शांति देवी को पैसे पकड़े गए। सुना के इस शहर में सच से तेज झूठ भागता था। आरती सुबह ऑफिस पहुंची तो पीए ने मेज पर कई फाइलें और कुछ अखबार रख दिए। अखबारों की सुर्खियां जैसे जहर की बूंदें हों, धीरे धीरे नसों में उतरती हुई। उन्होंने एक एक खबर को धैर्य से पढ़ा, फिर शांत स्वर में बोली, भटके हुए शब्दों को दिशा देना है, लड़ाई से नहीं, सच से। उनकी आंखों में हल्की सी थकान थी, पर उस थकान के पीछे एक ऐसा संकल्प भी था जो पत्थर में कील ठोक दे। इतने में सूचनाएं आने लगीं। मैडम, भीम सिंह अस्पताल में है। मैडम, डॉक्टर वर्मा की रिपोर्ट में गंभीर चोटें दिखी हैं। मैडम, कुछ लोग कह रहे हैं कि शांति देवी और राधा को किसी ने पैसे दिए। हर सूचना के साथ एक अदृश्य जाल फैलता चला जा रहा था। आरती ने कुर्सी से उठकर खिड़की से बाहर देखा। गली के पार पीपल का पेड़ हवा में तनों को हिला रहा था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर जाल है तो धागा भी होगा, धागा मिलेगा तो सच का सिरा भी मिलेगा, बस टटोलना है। उसी दिन दोपहर में राजधानी से कॉल आया। जांच कमेटी गठित। मुखिया डीआईजी साहब, जो जाने अनजाने में बलवंत राय के पुराने परिचित थे। कमेटी का काम घटना की निष्पक्ष जांच। बयान सुनने में कितना मीठा और भीतर से कितना खोखला आरती जानती थीं। उन्हें याद आया कि ऐसे शब्दों की आंच में कितने सच राख हो जाते हैं। शाम को थाना परिसर में एक सूखी हंसी सुनाई दी। मुंशी वहीं, जिसके चेहरे पर कल का तिरस्कार आज भी जमकर बैठा था। वह धीरे से फोन पर कह रहा था, जो कहा था वही हुआ। हमें कौन सा ज्यादा बोलना है, 2 लाइन लिखेंगे। सब गलतफहमी थी। एसपी ने आवेश में आकर बातें कहीं। आगे काम तो ऊपर वाले कर ही देंगे। ये फोन किसे था, आरती नहीं जानती थी, पर यह आवाज उनके कानों तक हवा के रास्ते आकर गूंज गई। उधर शांति देवी के घर के बाहर सुरक्षा तैनात थी, मगर डर किसी दीवार से नहीं रुकता। रात को किसी ने दरवाजे पर पत्थर पटका। राधा के हाथ कांपे। मां, हमें कहीं फिर थाने जाना पड़ेगा। शांति देवी ने उसे सीने से चिपका लिया। अब डरना नहीं है बेटी, अब जो होगा सामने से देखेंगे, झुकेंगे नहीं। उनकी आवाज में थरथराहट थी, पर उस थरथराहट में एक अजीब सी दृढ़ता भी थी, जैसे कोई कमजोर डाल अचानक लोहे की छड़ बन जाए। दूसरी सुबह जांच कमेटी पहुंची। 3 गाड़ियों का काफिला, खड़ी निगाहें, कड़क स्वर और कागजों की फाइलें। डीआईजी साहब ने कमरे में बैठकर पहली पंक्ति बोली,
हम निष्पक्ष जांच के लिए आए हैं, आरती ने आंख मिलाकर कहा। इसी निष्पक्षता की सख्त जरूरत है। बयान शुरू हुए। पहले थानेदार पक्ष। भीम सिंह, सिर पर पट्टी, चेहरे पर दर्द की बनावटी शिकन, बोला, मैडम ने मुझे सबके सामने धक्का दिया। गंदी भाषा, अपमान, हर शब्द के पीछे डॉक्टर की रिपोर्ट का साया खड़ा था। फिर मुंशी, फिर दो सिपाही, सभी की जुबान पर एक जैसी बांसी कहानी, जैसे किसी ने एक ही कागज से सबके लिए नकल कराई हो। कमेटी ने गर्दन हिलाई, नोट किया, आगे बढ़ी। बारी आई शांति देवी और राधा की। शांति देवी ने धीरे धीरे वह सब कहा जो सच था। हमें थाने से धक्का मिला। गजराज के खिलाफ शिकायत नहीं लिखी गई। मैडम ने मदद की। पर बीच बीच में कमेटी के एक सदस्य ने सवालों को ऐसे मोड़ा कि बात का सिरा ही बदल जाए। क्या आपको किसी ने कहा था कि आप ये सब बोलें? क्या किसी ने पैसों का वादा किया? क्या आपने गजराज के खिलाफ पहले भी कोई झगड़ा किया है? सवालों का ढांचा ऐसा कि सच भी थक जाए। राधा की आंखों में रोशनी थरथराई। हमने कुछ झूठ नहीं कहा। जो हमारे साथ हुआ वही कह रहे हैं। मगर कमरे की दीवारों पर बैठे संदेह ने उनकी बातों को ऐसे निगल लिया जैसे कोई अंधेरा रोशनी को पी जाता है। शाम होते होते मसौदा तैयार था। प्रथम दृष्टया एएसपी द्वारा मर्यादा का उल्लंघन, थानाध्यक्ष के प्रति असंयत व्यवहार, गवाहों के बयान विरोधाभासी, शांति देवी और राधा का बयान प्रभावित प्रतीत होता है। विस्तृत जांच तक एसपी को निलंबित किया जाता है। ये वही शब्द थे जिनसे कई करियर जले, कई सच कुचल गए। आदेश आया, तत्काल प्रभाव से निलंबन। दफ्तर के बाहर खड़े कुछ चेहरों पर संतोष था। चलो, मजा आया, बहुत उड़ रही थी। कुछ चेहरों पर चुप्पी, अब क्या होगा? और कुछ चेहरों पर गुस्सा, यह अन्याय है। आरती ने वर्दी उतारी, कंधों पर टंगे सितारे शांत हो गए, बेल्ट खुली, टोपी मेज पर रखी। एक पल को उनकी उंगलियां ठिठक गईं, जैसे उन धातु के टुकड़ों में वर्षों की मेहनत की धड़कनें बसी हों। मगर उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह नमी किसी और रूप में बदल चुकी थी, चट्टान की तरह। वे बिना बोले कमरे से बाहर निकलीं। बरामदे में रामफल खड़ा था, वही सिपाही जो हर मुश्किल में चुपचाप खड़ा रहता है। उसने धीरे से कहा, मैडम, अंदर की बहुत सी बातें बाहर नहीं आती, पर मेरी आंखों ने जो देखा है उसे छुपने नहीं दूंगा। जो कहिए, मैं हाजिर हूं। आरती ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। सच का रास्ता लंबा है रामफल। चलना है, चलना है मैडम, उसने सिर झुकाकर कहा। उसी रात शहर के एक छोटे से चौराहे पर पीली रोशनी के नीचे आरती की मुलाकात हुई प्रिया शर्मा से, एक पत्रकार जिसके शब्दों में आग थी मगर चेहरा शांत। उसने बिना भूमिका के कहा, मैंने बलवंत राय की परछाई को कई बार देखा है, पर उसकी तस्वीर कभी साफ नहीं कर पाई। आप लड़ रही हैं तो मैं साथ हूं, पर यह लड़ाई खबरों से नहीं जीती जाएगी, सबूत से जीती जाएगी। आरती ने सिर हिलाया। सबूत ही तो चाहिए, धागा चाहिए जिससे जाल टूटे। प्रिया ने धीमे से कहा, धागे हैं, अस्पताल के कागज, थाने के रजिस्टर और सबसे बड़ा, उनके पैसों का हिसाब। मैंने सुना है उनके फार्म हाउस में एक लाल डायरी है जिसमें सबका लेखा जोखा है। किसे कितना दिया, किससे क्या लिया, कौन सा ठेका कहां गया, कौन सा पुलिस वाला किस दिन किसके साथ खड़ा रहा। अगर वह मिल जाए तो अंधेरा खुद रोशनी मांगने लगेगा। हवा में देर तक पीपल के पत्ते हिलते रहे। सड़क पर कोई कुत्ता दूर भौंका और रात ने अपने पंख और फैला दिए। तीनों, आरती, रामफल और प्रिया, एक साथ खड़े थे जैसे अंधेरे में तीन दिए टिमटिमा रहे हों। उधर बलवंत राय के बंगले में फिर से बैठक थी। मंगला ने कहा, साहब, खबर फैल गई। लोग बोल रहे हैं एसपी निर्दोष है, पर कमेटी ने काम कर दिया, अब वो निलंबित है। बलवंत ने कुर्सी पर हल्का सा झूला, सिगरेट का धुआं छोड़ा। निलंबन बस शुरुआत है। असल बात यह है कि आवाज दबे, और दबे रहने के लिए डर जरूरी है। उसने मेज पर रखी घुंघराली लाल डायरी पर उंगलियां फेरीं। यही डायरी उसकी नींद की चाबी थी और जागते रहने का डर भी। उसने मंगला की तरफ देखकर कहा, याद रखना, जो भी इस डायरी के पास आया वो वापस उसी रास्ते नहीं गया। मंगला हंसा, साहब, अब कौन आएगा? सबके पास अपना अपना डर है। बलवंत की आंखें चौंक की तरह चमकीं। डर को तोड़ना है तो पहले डर पैदा करो। कल से बाजार में बात फैलाओ। जो भी एसपी का साथ देगा उसका हिसाब अलग से होगा। थाने में पुरानी फाइलें देखो।
किस किस पर मुकदमे पेंडिंग है, किसका बिजली का कनेक्शन काटा जा सकता है, किसके बेटे की नौकरी अटक सकती है। डर की असली जमीन वही है, रोजी रोटी। कमरे में बैठे लोग सिर हिलाते रहे। किसी ने कॉपी में नोट किया, किसी ने फोन पे संदेश टाइप किए। बाहर आंगन में कुत्ते भौंके। बिजली के खंभे पर लगी पीली बत्ती टिमटिमाई। इधर शहर के दूसरी तरफ एक छोटे से कमरे में प्रिया ने अपने पुराने बैग में कैमरा, एक छोटा सा रिकॉर्डर और कुछ कागज रखे। उसने आरती से कहा, कल से हम 2 मोर्चे खोलेंगे, एक अस्पताल, दूसरा थाने का रिकॉर्ड। कोई ना कोई धागा निकलेगा ही। और हां, उस फार्म हाउस का रास्ता भी तलाशना होगा। वहां जाने से पहले उसके आसपास की हवा को पढ़ना पड़ेगा। आरती ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में तारे कम थे, पर जो थे वे साफ चमक रहे थे। वह धीरे से बोली, जब रात सबसे गहरी होती है तभी सुबह सबसे पास होती है, पर इस रात में कदम फूंक कर रखना होगा। रामफल ने अपने जेब से एक पुराना रजिस्टर पर्चा निकाला। मैडम, थाने का एक हवलदार है, रघुवीर। सालों से मुंदी हुई आंखों के साथ फाइलें उठाता रखता है। कई बार देखा है कि उसके मन में पछतावा है। शायद वो हमारा आदमी बन सकता है। शायद। प्रिया ने सिर उठाया। शायद नहीं, कोशिश। कल उसे ढूंढते हैं। ऐसे लोग गले से नहीं, आंखों से बोलते हैं। उनकी आंखों में सच का धुआं जम जाता है। बस एक झोंका चाहिए। रात और गहरी हुई। गली में एक साइकिल की घंटी टनकी। कोई दूध वाला सुबह से पहले ही निकल पड़ा था। दूर मस्जिद की मीनार से एक हल्की सी आजान की तैयारी जैसे हवा में घुलने लगी। शहर जागने वाला था, पर शहर का अंधेरा अभी सोया नहीं था। सुबह आरती ने एक सादा दुपट्टा कंधे पर डाला। न वर्दी, न टोपी, सिर्फ एक स्त्री का अडिग चेहरा। शांति देवी ने दहलीज पर आकर उनके माथे पर हाथ रखा। बेटी, सच का रास्ता लंबा होता है, पर पांव के छालों से बड़ी कोई जीत नहीं होती। हिम्मत रखना। आरती की आंखें एक पल को भीग गईं। यह आशीष किसी पद से नहीं, किसी रिश्ते से आता है, सच्चे भरोसे के रिश्ते से। उन्होंने धीरे से कहा, मां, अब जो भी होगा आपके लिए नहीं, आपके जैसे हर घर के लिए होगा। दोपहर तक खबर आई, रघुवीर मिल सकता है। वह थाने के पीछे वाले पुराने बरगद की जड़ के पास, जहां हर शाम चाय का छोटा सा ठेला लगता, वहीं बैठता है। आरती साधारण कपड़ों में, प्रिया बैग कंधे पर लटकाए और रामफल दूर किनारे चौकन्ना, तीनों वहां पहुंचे। रघुवीर की आंखों में नींद का नहीं, बोझ का असर था। उसने कप में चाय का आखिरी घूंट लिया, फिर धीरे से बोला, जो जानते हो वो बताने के बाद जीना मुश्किल हो जाता है, पर जो देखते हो और बोलते नहीं, उससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उसने इधर उधर देखा। रजिस्टर में बहुत कुछ है। गजराज के आने जाने के वक्त, उन दिनों के एंट्री जब कोई लिखता नहीं था पर गाड़ी अंदर जाती थी, किसके हस्ताक्षर कहाँ लगाए गए। और हां, कल रात एक पुराना पन्ना फाड़कर अलग रखा गया, किसी ऊपर के कहने पर। अगर वह मिल जाए तो कमेटी का निष्कर्ष अपने आप झुक जाएगा। प्रिया की उंगलियां रिकॉर्डर पर कस गईं। वो पन्ना कहाँ है? रघुवीर ने थकी मुस्कान के साथ कहा, जहां डर कम होता है। कब्रिस्तान के पास वाले शेड में पुरानी फाइलें फेंकी जाती हैं। मैं आज रात सफाई के नाम पर वहां जाऊंगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो आपके पास सुबह तक धागा होगा। आरती ने उसका हाथ दबाया। धागा नहीं, रग चाहिए, जो नस को पकड़ ले। सावधान रहना। शाम को हवा में हल्की ठंडक आ गई। शहर में अफवाहें अभी भी घूम रही थीं, पर अब उनमें कुछ सवाल भी शामिल थे। इतनी जल्दी कमेटी कैसे बन गई? रिपोर्ट में इतना भरोसा कैसे? डॉक्टर ने रातों रात सब कैसे लिख दिया? सवाल उठते हैं तो दीवारें भी घबराती हैं। फार्म हाउस की तरफ जाने वाली सड़क पर पीले रंग के छोटे छोटे बल्बों की कतार थी। अंदर किसी तरह की तैयारी चल रही थी, शायद कोई निजी महफिल। चौकीदार ने दूर तक नजरें दौड़ाईं। जहां जहां अंधेरा ज्यादा था, वहां वहां औजार छुपे थे। केवल जमीन जोश में नहीं थी, पहरे भी थे। रात ढली और कब्रिस्तान के पास वाले शेड में चूहों की हलचल के बीच रघुवीर ने धूल फांकती फाइलों के बीच अपनी उंगलियां घुमाईं। एक टुकड़ा कागज, जिस पर ऊपर की तारीख फीकी थी और नीचे की इंक ताजा। यह वही पन्ना था जिसमें किसी रात की एंट्री मिटाई गई और किसी सुबह की एंट्री बढ़ा दी गई, ताकि समय का चोरी छुपा हिसाब मिल जाए। उसने पन्ना मोड़ा, जेब में रखा और बाहर आया। दूर कहीं कुत्ता भौंका।
उसने कदम तेज कर दिए। उधर अस्पताल में डॉक्टर वर्मा रात की ड्यूटी पर था। कमरा बंद, खिड़की आधी खुली और मेज पर रखे कागजों के नीचे लिफाफे का मोटापा, सच की कीमत का हिसाब। प्रिया ने इमारत के बाहर से कुछ तस्वीरें लीं। भीम सिंह की कराह के बीच मोबाइल पर हंसते हुए चैट, जिसमें लिखा था, साहब, कल चैनल पर वीडियो चला देना, हम यहां से रिपोर्ट भेज देंगे। दो चेहरे, एक पर पट्टी, दूसरे पर मुस्कान। रात के आखिर पहर, जब मुर्गे की पहली बांग अभी बाकी थी, तीनों फिर उसी छोटे कमरे में मिले। रघुवीर ने पन्ना मेज पर रखा, प्रिया ने कैमरे की स्क्रीन पर दो क्लिप चलाईं, डॉक्टर की फीस का इशारा और भीम की बनावटी कराह के बीच हंसी। आरती ने पन्ना उठाया, ऊपर की पंक्ति, गजराज सिंह, रात्रि 10:15, थाना प्रवेश। नीचे की पंक्ति, कोई एंट्री नहीं। फिर उसके नीचे किसी और की लिखावट, रात्रि 1:10, थाना से निर्गमन। और बगल में किसी और के हस्ताक्षर, जो उस रात ड्यूटी पर थे ही नहीं। आरती की आंखों में वह चमक लौटी जो निलंबन के आदेश में भी नहीं बुझी थी। धागा मिल गया है, अब इसे रस्सी बनाना है। दूर पूरब में हल्की सफेदी फूट रही थी। शहर अभी जागा नहीं था, पर अंधेरा अब पहले जैसा घना नहीं था। हवा में वह ठंड थी जो रात भर की तपिश को धुल देती है, पर उसी हवा में कहीं कहीं डर के छोटे छोटे झोंके भी घुल रहे थे। वह डर जो बलवंत ने बोया था, मगर इस बार डर के सामने तीन लोग खड़े थे। एक निलंबित वर्दी के बिना भी मजबूत, एक कलम के साथ भी सधी हुई, और एक साधारण खाकी में भी सच्चा। अब खेल बदलने वाला था। साजिश ने अपना चेहरा दिखा दिया था और सच ने अपना सिरा पकड़ लिया था। डीआईजी की बनाई जांच कमेटी का निर्णय आते ही पूरा रामपुर जैसे दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वे लोग थे जो बलवंत राय की रोटियों पर पलते थे, दबंग, दलाल, कुछ पुलिस वाले और वो अफसर जो उसकी इशारों पर दस्तखत कर देते थे। दूसरी तरफ थे गांव के गरीब, मजदूर, छोटे किसान और वे लोग जो अब भी मानते थे कि एसपी आरती सिंह ने जो किया वह सच और न्याय के लिए किया। लेकिन फर्क यह था कि पहली जमात के पास ताकत थी, हथियार थे, और दूसरी के पास बस भरोसा। आरती का निलंबन कागज पर लिखे एक आदेश से हो चुका था, पर लोगों के दिलों में उनका दर्जा अभी भी एसपी का था। फिर भी सरकारी नियम और बलवंत राय की साजिश ने उन्हें एक झटके में दफ्तर से बाहर कर दिया। सुबह जब वह अपनी कुर्सी से उठी, वर्दी उतारी और बेल्ट ऑफ टोपी मेज पर रखी, तो कमरे का सन्नाटा जैसे उनके कदमों के साथ खींचता चला गया। वह पल ऐसा था जैसे किसी ने एक सैनिक से उसका हथियार छीन लिया हो, लेकिन उसके मन से लड़ने का इरादा नहीं। बरामदे में खड़ा रामफल उनके कदमों के साथ साथ चला। उसकी आंखों में साफ लिखा था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उसने धीरे से कहा, मैडम, अगर आप चाहें तो मैं हर खबर आपके कान तक पहुंचाऊंगा, चाहे वो थाने से हो, बाजार से या बलवंत के अड्डे से। आरती ने बस हल्के से सिर हिलाया और कहा, रामफल, अब हमें फाइलें नहीं, सबूत चाहिए, और वो भी ऐसे जो अदालत में भी खड़े रहें और जनता के सामने भी। शाम को आरती का सामान सरकारी आवास से निकालने के लिए एक छोटी पिकअप गाड़ी आई, लेकिन इसके साथ आईं शांति देवी और राधा भी। राधा ने उनके हाथ थाम लिए। मैडम, आपने हमारे लिए इतना किया, अब हम आपके साथ हैं। जो भी होगा हम डरेंगे नहीं। आरती के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। यह मुस्कान किसी जीत की नहीं, बल्कि उस भरोसे की थी जो अब उनका असली हथियार बन चुका था। उन्होंने दोनों को अंदर बुलाया, चाय बनवाई और साथ बैठकर अगली चाल की बात की। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आई एक दुबली पतली लेकिन आंखों में चिंगारी लिए महिला, प्रिया शर्मा। वह पत्रकार थी और उसकी पहचान थी बेखौफ सवाल पूछना और सच्चाई को शब्दों में उकेरना। वह पहले भी कई बार बलवंत राय के काले कारनामों पर रिपोर्ट बना चुकी थी, लेकिन हर बार उसके हाथ खाली रहे, क्योंकि उसके पास सबूत नहीं थे, केवल कहानियां और अफवाहें। प्रिया ने सीधे कहा, मैडम, आपने जिस दिन गजराज को पकड़ा उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। पर यह लड़ाई खबरों से नहीं जीती जाएगी, कागजों से जीती जाएगी। आरती ने तुरंत जवाब दिया, मुझे भी कागज चाहिए प्रिया, ऐसे कागज जो बलवंत के चेहरे से नकाब उतार दें। तभी रामफल ने एक नाम सुझाया। मैडम,
थाने का एक हवलदार है रघुवीर। वह सालों से इन सब के बीच काम कर रहा है, लेकिन अंदर से टूट चुका है। मैंने कई बार देखा है कि वह सब कुछ जानते हुए भी चुप रहता है। शायद हमारे साथ आ जाए, अगर उसे भरोसा हो कि यह लड़ाई जीतने वाली है। आरती ने तुरंत तय किया कि अगला कदम रघुवीर से मिलना होगा, लेकिन इसके साथ ही उन्हें लगा कि यह खेल एक मोर्चे से नहीं जीता जा सकता। अगर बलवंत राय को गिराना है तो कई मोर्चे खोलने होंगे, एक थाने में, एक अस्पताल में और एक सीधे उसके घर यानी फार्म हाउस में। रात के खाने के बाद तीनों ने फर्श पर एक बड़ा नक्शा फैलाया। प्रिया ने लाल पेन से 3 गोले बनाए। पहला थाना, दूसरा अस्पताल, तीसरा फार्म हाउस। उसने कहा, थाने से हमें रजिस्टर और एंट्री लॉग चाहिए, अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट की असलियत और फार्म हाउस से वो लाल डायरी जिसके बारे में लोग कानाफूसी करते हैं। शांति देवी और राधा भी इस चर्चा में शामिल हो गईं। राधा ने कहा, मैडम, गजराज जब भी किसी के पास पैसे लेकर जाता था तो एक आदमी उसके साथ होता था, काले रंग का बैग लिए। मैंने देखा है कि वही आदमी कई बार फार्म हाउस में भी जाता है। रामफल ने तुरंत नोट किया, मतलब पैसों का लेन देन और डायरी दोनों का रास्ता उसी आदमी से होकर गुजरता है। आरती ने सबकी आंखों में देखा और कहा, हमारे पास समय कम है और दुश्मन ताकतवर है, इसीलिए हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। अगले दिन सुबह सबसे पहला मिशन था, रघुवीर से मुलाकात। रामफल ने तय किया कि वह इसे ऐसे करेगा जैसे बस एक पुराना साथी चाय पर बुला रहा हो। वहीं प्रिया ने अपनी तरफ से अस्पताल पर निगाह रखने की योजना बनाई, ताकि भीम सिंह और डॉक्टर वर्मा की हर हरकत पर नजर रहे। लेकिन खेल को और खतरनाक बनाने के लिए उसी रात बलवंत राय ने अपने गुर्गों को बुलाया। उसने आदेश दिया, कल से एसपी का साथ देने वाले हर आदमी को सबक सिखाओ। कोई खुलेआम मत मारना, लेकिन इतना दबाव डालो कि वो पीछे हट जाए। उसने खास तौर से रघुवीर का नाम लिया। ये आदमी अगर पलट गया तो अंदर का पूरा हिसाब बाहर आ जाएगा। बलवंत के आदेश के साथ ही एक अदृश्य खतरा रघुवीर की ओर बढ़ने लगा। उसे यह नहीं पता था कि कल जिनसे वह मिलने वाला है वे उसके लिए उम्मीद भी हैं और खतरा भी। इधर आरती, प्रिया और रामफल को इस खतरे की भनक नहीं थी। वे अपनी योजना में डूबे थे, सबूत इकट्ठा करने की, गवाहों को बचाने की और बलवंत के गढ़ में सेंध लगाने की। पर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि बलवंत के लोग अब हर मोड़ पर उनके कदम गिन रहे हैं। सुबह का वक्त था, लेकिन रामपुर के पुराने बस स्टैंड के पीछे वाले हिस्से में हमेशा की तरह अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क किनारे पुराने नीम के पेड़ की छांव में एक ढाबा था, जहां चाय का स्वाद ऐसा कि शहर के बड़े बड़े होटल भी मात खा जाएं। यहीं पर रामफल ने रघुवीर को बुलाया था, बिना ज्यादा शोर शराबे के, बस ऐसे जैसे कोई पुराना साथी हालचाल पूछने आया हो। रघुवीर डीली वर्दी में, आंखों में नींद और माथे पर पसीना लिए आया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, जैसे डर हो कि कोई पीछा कर रहा है। रामफल ने आधी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और बोला, बैठ, चाय मंगवाते हैं। लेकिन इस बार चाय के साथ साथ उनके बीच कुछ ऐसा पकने वाला था जो बलवंत राय के पूरे खेल को उलट सकता था। आरती थोड़ी दूर खड़ी थीं, दुपट्टा सिर पर डाले, खुद को भीड़ में छुपाए। प्रिया सामने वाली मेज पर बैठी थी, कैमरा बैग के भीतर चालू रिकॉर्डर रखा हुआ। रघुवीर ने पहली घूंट ली और धीमी आवाज में कहा, तुम लोग खतरनाक रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन सच कहूं तो अब मुझे भी डर के साथ जीने से थकान हो गई है। उसने झुककर कहा, थाने का हर रजिस्टर, हर एंट्री लॉग, सब में गजराज और बलवंत के खेल के निशान हैं, लेकिन सबसे बड़ा राज छुपा है उनके फार्म हाउस की लाल डायरी में। मैंने कई बार देखा है कि उसमें वो हर लेन देन दर्ज करते हैं, किसको कितने पैसे दिए, किससे क्या लिया, कौन सा अफसर किस दिन किस जगह गया। आरती ने आगे झुकते हुए पूछा, तुम ये डायरी तक कैसे पहुंच सकते हो? रघुवीर ने कहा, सीधे नहीं, लेकिन फार्म हाउस का एक पुराना मुंशी है जो अब वहां का स्टोर संभालता है। उसका नाम हरिराम है। शराब और पैसों का शौक है और उसे लगता है कि वो बलवंत का बहुत करीबी है। अगर सही मौके पर उसे फुसलाया जाए तो वह अंदर का दरवाजा खोल सकता है। रामफल ने तुरंत कहा, मतलब हमें फार्म हाउस में घुसने के लिए हरिराम को इस्तेमाल करना होगा। प्रिया ने नोट किया, और उसके बाद सबसे अहम काम, डायरी को वहां से निकालना और सुरक्षित जगह पहुंचाना।
योजना बनने लगी। प्रिया ने कहा कि वह फार्म हाउस में किसी कैटरिंग स्टाफ के रूप में घुस सकती है, क्योंकि वहां हर हफ्ते किसी न किसी पार्टी का आयोजन होता है। उस दौरान बिजली का शॉर्ट सर्किट करके अंधेरा करना होगा, ताकि डायरी वाली अलमारी का ताला तोड़ा जा सके। रघुवीर ने चेतावनी दी, लेकिन ध्यान रखना, फार्म हाउस में सीसीटीवी लगे हैं और हर कोने पर बंदूकधारी। वहां से बाहर निकलना उतना ही मुश्किल होगा जितना अंदर घुसना। शाम तक सब कुछ तय हो गया। उसी रात प्रिया ने अपने संपर्कों के जरिए फार्म हाउस में होने वाली एक महफिल की खबर निकाली। 3 दिन बाद वहां बलवंत राय अपने कुछ खास मेहमानों के साथ दावत करने वाला था। यह वही मौका था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। तीनों दिन तैयारी में बीते। प्रिया ने स्टाफ के कपड़े, एक नकली आईडी कार्ड और जरूरी औजार जुटाए। रामफल ने शहर के बिजली विभाग में अपने पुराने दोस्त से बात करके शॉर्ट सर्किट का इंतजाम करवाया, और रघुवीर ने हरिराम को पटाने के लिए शराब और पैसों का इंतजाम किया। तीसरे दिन की शाम आई। फार्म हाउस जगमगा रहा था। बाहर महंगी गाड़ियां, गेट पर सिक्योरिटी और अंदर से आती संगीत की धीमी आवाज। प्रिया ने कैटरिंग स्टाफ की ट्रॉली धकेली और हरिराम को एक कोने में खींचकर बोली, आज रात तुम्हारे लिए खास तोहफा है, लेकिन बदले में बस एक छोटा सा दरवाजा खोलना है। हरिराम ने लालच भरी आंखों से देखा, फिर धीरे से चाबी उसकी हथेली में रख दी। ठीक उसी समय बाहर से रामफल ने बिजली का कनेक्शन गिरा दिया। पूरे फार्म हाउस में अंधेरा छा गया। मेहमानों में हलचल मच गई और गार्ड इधर उधर भागने लगे। इस अफरा तफरी में प्रिया ने स्टोर रूम का ताला खोला और अलमारी से लाल डायरी निकाल ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने बिना रुके ट्रॉली में डायरी छुपाई और भीड़ के साथ बाहर निकल गई। गेट से बाहर आते ही वह गली में खड़ी गाड़ी में जा बैठी, जहां आरती और रामफल इंतजार कर रहे थे। गाड़ी दूर निकलते ही फार्म हाउस के अंदर बलवंत राय की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। वह चिल्लाया, जिसने भी ये किया है उसे जिंदा नहीं छोड़ना। लेकिन अब खेल बदल चुका था। लाल डायरी उनके हाथ में थी और उसमें लिखे हर पन्ने पर बलवंत का राज खुला पड़ा था। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि प्रिया के छोटे से दफ्तर में माहौल बिजली की तरह गर्म हो चुका था। मेज पर लाल डायरी खुली पड़ी थी और उसके पन्नों पर लिखी स्याही मानो सालों से जमा गंदगी को एक एक करके बाहर उगल रही थी। हर पन्ने पर तारीखें, रकम, नाम और जगहें दर्ज थीं। कहीं मोटे अक्षरों में ठेका, कहीं खरीद फरोख्त, तो कहीं सिर्फ 2 अक्षर और एक कोड, जो केवल बलवंत राय और उसके खास लोग ही समझ सकते थे। आरती पन्ने पलटते हुए रुक गईं। एक तारीख पर उनकी नजर ठहर गई, उसी दिन की जिस दिन शांति देवी और राधा को थाने से धक्के मारकर निकाला गया था। नीचे लिखा था, गजराज, 2 लाख, थाने का काम। आरती ने गहरी सांस ली और कहा, यानी यह सब पहले से तय था। थानेदार से लेकर गजराज तक सब एक ही धागे से बंधे थे। प्रिया ने कैमरा चालू किया और एक एक पन्ने की तस्वीर लेने लगी। ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं बनेगी, ये बम बनेगा, उसने कहा। रामफल ने बीच में टोका, मैडम, सावधानी जरूरी है। अगर बलवंत को पता चल गया कि डायरी हमारे पास है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। आरती ने सिर हिलाया, मुझे पता है, इसलिए ये डायरी 2 जगह सुरक्षित रखी जाएगी, एक मेरे पास, एक तुम्हारे पास। प्रिया, तय हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा और उसमें 3 हिस्से पेश किए जाएंगे। डॉक्टर वर्मा का स्टिंग ऑपरेशन, हवलदार रघुवीर का कबूलनामा और लाल डायरी के पन्ने। सबसे पहले प्रिया ने डॉक्टर वर्मा का स्टिंग वीडियो एडिट किया। उसमें साफ दिख रहा था कि वह पैसों के बदले झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की बात कर रहा है, और बैकग्राउंड में भीम सिंह की हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर रघुवीर का बयान रिकॉर्ड किया गया, जिसमें उसने खुलकर बताया कि थाने के रजिस्टर में कैसे झूठी एंट्री की गई और किस तरह गजराज के लिए नियम तोड़े गए। तीसरे नंबर पर आई लाल डायरी, जिसके पन्नों को कैमरे के सामने धीरे धीरे पलटा जाएगा, ताकि हर नाम, हर तारीख, हर रकम दर्शकों की आंखों में उतर जाए। कॉन्फ्रेंस का दिन तय होते ही शहर में खलबली मच गई। बलवंत राय के लोग इधर उधर भाग रहे थे, फोन पर आदेश जा रहे थे, मीडिया पर दबाव डालो, वीडियो लीक होने से रोको, जो भी गवाह है उसे गायब कर दो।
लेकिन आरती की टीम ने हर चाल का तोड़ पहले से सोचा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन शहर के बीचों बीच नहीं, बल्कि एक पुराने सामुदायिक भवन में किया गया, जहां जाने का रास्ता सिर्फ भरोसेमंद लोगों को पता था। दिन चढ़ते ही वहां रिपोर्टर, कैमरा और कुछ गांवों के लोग पहुंचने लगे। आरती साधारण सलवार कुर्ती में मंच पर आईं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में तूफान था। उन्होंने बिना किसी भूमिका के कहा, आज हम आपको सिर्फ कहानी नहीं, सबूत दिखाएंगे। सबसे पहले चला डॉक्टर वर्मा का वीडियो। कमरे में बैठे लोग अवाक रह गए जब उन्होंने देखा कि कैसे पैसों के लिए कानून और इंसाफ को बेच दिया गया। फिर रघुवीर का बयान चला। उसकी कांपती आवाज में सच्चाई का वजन इतना था कि वहां मौजूद हर शख्स को यकीन हो गया कि यह आदमी डरते डरते भी सच बोल रहा है। आखिर में लाल डायरी के पन्ने स्क्रीन पर आने लगे। नाम देखकर कई लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए, क्योंकि वे या तो उन नामों को जानते थे या खुद उनमें शामिल थे। तारीखें और रकम देखकर यह साफ हो गया कि रामपुर का हर बड़ा फैसला बलवंत राय की जेब में लिखा जाता था। कॉन्फ्रेंस खत्म होते होते बाहर मीडिया की गाड़ियां लाइन में लग गईं। खबर हवा की तरह फैली। बलवंत राय का काला साम्राज्य उजागर। एसपी आरती के पास पक्के सबूत, गिरफ्तारी की तैयारी। शाम होते होते सरकार ने तत्काल प्रभाव से नई जांच कमेटी गठित कर दी। इस बार इसमें बलवंत का कोई आदमी नहीं था। 2 दिन में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। बलवंत राय, गजराज, भीम सिंह और डॉक्टर वर्मा सबको एक साथ गिरफ्तार किया गया। जब पुलिस बलवंत के बंगले में दाखिल हुई तो वह अब भी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखों का गुरूर गायब था। आरती को देखते ही उसने कहा, तुम जीत गईं, लेकिन याद रखना, ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। आरती ने ठंडे स्वर में कहा, जब तक एक भी आदमी तुम्हारे जैसा बाकी है, मैं लड़ती रहूंगी। कुछ ही दिनों में उनका निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया और वे फिर से रामपुर की एसपी बनकर लौटीं। जब वे जीप से उतरीं तो चौक पर हजारों लोग फूलों की मालाएं लेकर खड़े थे। शांति देवी और राधा भीड़ चीरते हुए उनके पास आईं और आरती ने उन्हें गले से लगा लिया। भीड़ में किसी ने जोर से कहा, अब रामपुर में अंधेरे की नहीं, रोशनी की जीत होगी। और यह जीत सिर्फ एक अफसर की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की थी जिसने डर के खिलाफ खड़े होने का साहस किया था।